वेलकम टू पार्ट 6। इस पार्ट के अंदर हम जो कल हमने कराया था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारा हमने बताया था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इसके अंदर, और जिसको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं इसको। इसके कितने लॉ होते हैं? टोटल 2 लॉज होते हैं, 2 लॉज होते हैं इसमें, जिसमें से हमने फर्स्ट वाला जो था हमारा वो हो गया। अब हम सेकंड की बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ में हमारा आया था W इजिकल टू जेड क्यू, जहाँ पर हमने बताया था, और Q इजिकल टू होता है I इंटू टी, आई एम्पियर है, टी टाइम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा W इजिकल टू जेड इंटू आई इंटू टी। तो I इजिकल टू 1 एंड T इजिकल टू 1 ले लेते हैं, तो W इजिकल टू क्या हो जाता है? Z हो जाता है। Z क्या होता है? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट होता है, जिसकी डेफिनेशन हमने आपको कल बताई थी, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड लॉ की बात करेंगे। सेकंड लॉ क्या कहता है कि भाई, सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर कोई 2 सॉल्यूशन है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं, उन 2 सॉल्यूशन के अंदर आप सेम चार्ज फ्लो करते हैं, तो वहाँ पर जो मास क्रिएट होता है दोनों ही सेल के अंदर, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो मास प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोलाइट का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इक्विवेलेंट मास आपको पता है क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इजिकल टू क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे Zn 2 पॉजिटिव से Zn हो गया, तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ? या 0 हो गया, तो 2 माइनस 0 इजिकल टू 2, तो ये हो गया इसका एन फैक्टर, ठीक है। और Zn का एटॉमिक मास कितना होता है? 65.4 ग्राम पर मोल, तो ये उसका हो गया मोलर मास। तो Zn का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास इजिकल टू 65.4/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि भाई पहले आपको इक्विवेलेंट मास मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको ये लॉ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इक्विवेलेंट मास का जो कंसेप्ट था ये अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि व्हेन सेम अमाउंट of charge is passed to different electrolytes, then the mass produced will be directly proportional to the equivalent mass of the element, उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज यू हैव 2 सॉल्यूशन, एक आपके पास Cu2 पॉजिटिव का सॉल्यूशन है और एक आपके पास Ag पॉजिटिव का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपके पास 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं? सेम करंट पास कर देते हैं, सेम चार्ज पास्ड। तो यहाँ पर Cu का मास और Ag का मास क्या होगा? मास ऑफ Cu प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu, ठीक है। आई बात समझ में? और मास of Ag produced directly proportional to the
इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई Cu पॉजिटिव टेस्ट Cu में जाएगा और Ag पॉजिटिव से Ag में जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन मास ऑफ Cu अपॉन मास ऑफ Ag इजिकल टू कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu2 पॉजिटिव अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag पॉजिटिव। देखिए इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका यही है कि भाई उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को उसके चेंज इन ऑक्सीडेशन से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर 2 से 0 हुआ तो हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी Cu का 2 पॉजिटिव है और Cu में कन्वर्ट होगा तो 2 से डिवाइड, यहाँ 1 से 0 पर जाएगा तो 1 से डिवाइड। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे उन्होंने बोल दिया कि भाई ए करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड is passed through the Cu2 positive and Ag positive ion solution, and it gives 2.5 gram of Cu. Find the mass of Ag produced। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि भाई सेम मैग्नीट्यूड की एक करंट है तो Cu और Ag प्लस सॉल्यूशन में हमने उसको पास कर दिया। ठीक है, और हमें क्या मिलता है, 2.5 ग्राम ऑफ Cu मिलता है। तो हमें Ag का कितना मास मिलेगा, Ag का कितना मास मिलेगा ये हमें बताना है यहाँ पर। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, देखिए ये तो एक स्टेटमेंट होगी, कल वाले की अलग स्टेटमेंट थी कि मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। और ये क्या है, ये दूसरे लॉ की स्टेटमेंट है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज और करंट इज पास थ्रू ए डिफरेंट सॉल्यूशन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द मास प्रोड्यूस्ड इन इच सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट। उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मास ऑफ Cu किसके इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu2 पॉजिटिव के। ठीक है, और मास ऑफ Ag किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास ऑफ Ag पॉजिटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मास ऑफ Cu अपॉन मास ऑफ Ag इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu2 पॉजिटिव अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको ये गिवन है और ये आपको निकालना है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो आपको इनके एटॉमिक मास से और इसके चार्ज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, ये एग्जांपल आपको नोट करना है, इससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसका स्टेटमेंट एक और दूसरा स्टेटमेंट पे वो भी कराएंगे। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है। तो मास ऑफ Cu कितना है आपके पास 2.5 और मास ऑफ Ag आपको कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu का एटॉमिक मास होता है 63.5 और इसके ऊपर कितना चार्ज है 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और मास ऑफ Ag का एटॉमिक मास होता है 108 और इसके ऊपर कितना चार्ज है 1, तो इसको 1 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितना आएगा 108 और ये कितना आएगा 31.75। ठीक है, तो यह 31.75 अपॉन 108 या मास ऑफ Ag इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 108 अपॉन 31.75।
तो ये आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, $270 अपॉन 31.75, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, you will get 8.54 04 ग्राम, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि भाई अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास की जाती है या सेम चार्ज पास किया जाता है CU और AG सॉल्यूशन के अंदर, तो इसमें क्या होगा कि आपको जो CU का मास इतना ग्राम हुआ है तो इसके साथ हमें AG का इतना मास भी मिल जाएगा। दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट भी है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकेंड, और यू कैन से दैट सेकेंड लॉ को आप दूसरे तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या कहता है, दूसरा लॉ का दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस ऑब्टेन इज डायरेक्टली proportional to the moles of electrons produced or gained, ठीक है। कि भाई किसी भी सब्सटेंस के जो मोल हमें मिलते हैं वो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। जैसे Zn होता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Zn। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल गया कि भाई Zn का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन विल गिव 1 मोल Zn, ये आपको इससे पता चल गया, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, जैसे Al3 पॉजिटिव है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Al, इट विल गिव Al। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव 3 मोल Al, ठीक है। तो ये होता है कि भी किसी भी सब्सटेंस के जो मोल्स होते हैं वो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो 2Cl नेगेटिव, इट विल गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ Cl2, ये है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल, द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। तो फैराडे कांस्टेंट हमें किससे मिलता है, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलता है, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ कांस्टेंट किससे मिलता है हमें, जो फैराडे कांस्टेंट होता है वो हमें किससे मिलता है, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया, देखिए उन्होंने क्या बताया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज विल बी कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट जिसको हम F से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 96
485 कूलम पर मोल, और यू कैन से दैट 96500 कूलम पर मोल। ये कैसे आता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट, दैट इज 96500 कूलम पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। कूलम पर मोल, कूलम पर मोल इज द यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट। देखिए कैसे आएगा, आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यही होता है। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इजिकल टू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पर मोल, क्योंकि ये इसकी यूनिट होती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस मच इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, 6.022 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन पर मोल। एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, इतने इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो याद आएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके अप्रॉक्स आएगा, दैट विल बी कॉल्ड 96500 कूलम पर मोल, एंड इट इज 1 फैराडे 1F, ठीक है। जो आपने अभी तक नश इक्वेशन के अंदर पढ़ा है F फैराडे कांस्टेंट, ये आ गया अब आपका, ठीक है। अब आप बता सकते हैं फैराडे कांस्टेंट क्या होता है। फैराडे कांस्टेंट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज कूलम पर मोल, ठीक है। एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसमें किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के लिए कितने फैराडे चार्ज चाहिए वो हम बता सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि भाई Al2O3 है, इससे 1 मोल Al के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए, 1 मोल Al हमें इससे क्या करना है, ऑब्टेन करना है। तो क्या करना है, 1 मोल Al आपको ऑब्टेन करना है, तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर। तो अब आपको पता है Al इसमें Al3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Al। तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 3F चार्ज फॉर 1 मोल Al। आई बात समझ में। तो जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे वही 3F बन जाएगा, इतने ही F बन जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3F बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2F, मीन्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में, अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं बताए हैं कि भाई जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या रिएक्शंस होती हैं, कौन से इलेक्ट्रोड कहाँ पर जाएंगे और क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें अभी हम कराएंगे इसके बाद। पहले इसमें आप क्वेश्चंस कर लीजिए। एक क्वेश्चन हमने ये करा दिया, अभी हम एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए शायद मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कल एक क्वेश्चन लिखा था जिसका हमने बताया था कि भाई इसको हम सेकंड लॉ के बाद करवाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने बताया था calculate the mass of the pendulum 1.5
हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने बताया था कैलकुलेट द मास ऑफ Cu deposited when 1.5 ampere current is passed to Cu2 positive solution for 1 hour ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपको इसमें से कम 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इस तरीके के। तो ये भी आपको करना है। तो इसमें क्या होता है भाई, देखिए Cu2 पॉजिटिव है और आपको Cu निकालना है, Cu कॉपर, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में समझ लेना इसको, Cu, ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट इज कॉपर। तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव Cu। देखिए इसमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इक्वेशन लिखनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है, ठीक है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2F, मतलब 2 × 96500 कूलम चार्ज है ये, ठीक है। इतना इसमें चाहिए। अगर हमें क्या करना है, 63.5 ग्राम Cu आपको ऑब्टेन करना है, मीन्स 1 मोल Cu अगर आपको चाहिए तो कितने चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2F। तो इतना कूलम अगर चार्ज है तो हमें इतने ग्राम Cu मिलेगा। लेकिन हमारे पास तो चार्ज नहीं है, हमारे पास क्या है, एम्पियर है और टाइम है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। जो करंट है वो किस में होनी चाहिए, एम्पियर में होनी चाहिए, और जो टाइम है वो किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो T इज इक्वल टू क्या हमारे पास, 1 आवर। तो ये हो जाएगा 1 × 60 इज इक्वल टू 360 सेकेंड। और एम्पियर I इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1.5 एम्पियर। तो चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू I × T इज इक्वल टू 1.5 × 360 कूलम, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में कि भाई अगर आपको एम्पियर और टाइम दे रखा है तो इससे आप चार्ज निकाल लेंगे, फिर इसी इक्वेशन से आपको ये पता चल जाएगा। तो आप कह देंगे कि भाई 2 × 96500 कूलम चार्ज गिव्स अस 63.5 ग्राम Cu। 63.5 Cu कहाँ से, क्योंकि इसका ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5 ग्राम पर मोल। तो इसलिए हमने 63.5 लिख दिया, क्योंकि 1 ही मिल रहा है हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन से। तो 2 × 96500 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 63.5। तो इतने कूलम कितना देगा, 1.5 × 360 कूलम चार्ज विल गिव 63.5 अपॉन 2 × 96500 इंटू 1.5 इंटू 2 0 से ये 2 0 चली जाएंगी, इस 2 से ये कट जाएगा 18, ठीक है। आई बात समझ में। और 5 से इसको कट कर लेगी 0.3 और 5 से इसको करेंगे 5 1, ठीक है, 193, ठीक है, 193 हो गया। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसको पूरा सोल्व करेंगे। देखिए अभी बता देते हैं क्या आएगा। क्या आ जाएगा 17.77, इतने ग्राम Cu आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कि भाई इतने एम्पियर की आपने पास कर दी है, ठीक है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट देखिए, इसमें कम से कम आपको 10 क्वेश्चन करके लाने भाई।
ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर देखिए, इफ molten salt are electrolyzed, अगर इसमें एक पहला केस आता है कि अगर मोल्टन सॉल्ट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा, जो कैटाइंस होते हैं, कैटाइंस गोज टू, कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे भाई, कैटाइंस विल गो टू कैथोड, ठीक है, एंड दे विल रिड्यूस्ड, तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, और जो एनायन होंगे वो कहां जाएंगे, एनायन विल गो टू एनोड एंड दे विल ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, मीन्स ऑक्सीडेशन। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl है, मोल्टन का मतलब हो गया ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या है, कैटायन, ये है एनायन, तो एट एनोड क्या होगा, एट एनोड हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव टू Cl नेगेटिव, इट विल गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा एनोड पर। और एट कैथोड क्या हो जाएगा, एट कैथोड यू विल हैव रिडक्शन, रिडक्शन में क्या आएगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Na सॉलिड। ठीक है, तो जो मेटल होती है वो हमेशा कैथोड पर, जो नॉन मेटल होती है वो हमेशा एनोड पर मिलेगा। जो भी आप मोल्टन वाले करेंगे, मोल्टन फॉर्म वाले बहुत आसान है, जैसे आपको दे दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन CuBr2, मोल्टन CuBr2 करना है, तो कैसे करेंगे अभी इसको, C2 पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा ये और Br नेगेटिव फॉर्म में मिलेंगे, तो एट एनोड क्या होगा, एट एनोड विल बी ऑक्सीडेशन, तो मैंने बताया था एनोड पर कौन जाते हैं, एनायन जाते हैं, तो 2 Br नेगेटिव, तो क्या बनेगा भाई, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एट कैथोड क्या हो जाएगा, रिडक्शन, एंड यू विल गेट Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव CuS, ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। ठीक है भाई, तो मोल्टन वाले तो बहुत आसान है, मोल्टन में एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, मेटल जो होगी वो कैथोड की तरफ चली जाएगी और जो एनायन होगा मतलब नॉन मेटल होगा वो एनोड की तरफ चला जाएगा, ये सबसे आसान है। ठीक है, लेकिन दिक्कत तो आती है, वो किस में आती है, दिक्कत आती है किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, कि भाई एक्वस सॉल्यूशन अगर हमें गिवन है और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, अभी ये एक्वस नहीं है, ये मोल्टन फॉर्म में है, प्योर सॉल्ट है आपके पास, आपने उसको पिघला लिया और फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तब के लिए है। लेकिन अगर आप सॉल्ट को क्या करें, वाटर के अंदर डिसॉल्व करें और फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो क्या होगा, तब क्या होगा भाई, तब के लिए देखिए क्या होगा, तब सेकंड पार्ट इज, सेकंड आता है इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। देखिए भाई, इसमें दो चीजें होती हैं। अगर वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो एटम होते हैं H2 एंड O2। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कई बार तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बन जाएगा, ठीक है। तो कहां पर देखिए, हाइड्रोजन बनने के लिए क्या केस होता है, H2 H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, sorry, H2O, it will give H2O plus electron, it will give half H2 प्लस OH नेगेटिव, और यहाँ पर E0 की वैल्यू हो जाती है -0.83, ठीक है। दैट इज रिडक्शन। ये होते हैं हमारे कहाँ पर, अभी कैथोड पर। कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और एनोड पर वाटर के लिए क्या रिएक्शन होती है, एनोड पर वाटर की रिएक्शन होती है H2O, इट विल गिव हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पर E0 की वैल्यू कितनी होती है, 1.23, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसी भी सॉल्ट का, तो उसके अंदर ये रिएक्शन जरूर होंगी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्या होंगे, ये रिएक्शन जरूर होंगी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, लेकिन कई बार ये रिएक्शन एग्जिस्टेंस में नहीं आती हैं। उसकी वजह है E0 की वैल्यूज के अंदर डिफरेंस। मैंने बताया था ना, E0 क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हर एक सब्सटेंस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। यहां से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मोल्टन के लिए आसान था, मोल्टन में मेटल गया कहां पर, कैथोड पर, नॉन मेटल गया एनोड पर, और वो रिएक्शन हो जाती है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ये अलग होता है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, क्लोरोएल्किली प्रोसेस। क्लोरोएल्किली प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के अंदर आप क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के अंदर क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो वहां पर क्या बनता है, NaOH बन जाता है, मीन्स Na और OH तो यहां से बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और प्लस H2 मिलता है और प्लस Cl2 मिलता है। तो H2 और Cl2 कैसे मिले, जबकि जब हमने मोल्टन NaCl को किया था तो हमें क्या मिला था, Na और Cl2 मिला था। तो यहाँ पर Cl2 तो मिल रहा है, यहाँ Cl2 मिल रहा है, चलो ये बात मान ली हमने। लेकिन यहाँ पर हमें Na की जगह क्या मिला, H2 मिला, नहीं मिला। कब मिला, जब हमने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कराया था। और जब हम मोल्टन फॉर्म में करते हैं तो सिंपल है, Na मिल जाता है और Cl2 मिल जाता है, नहीं मिल जाता। तो यही हमें देखना है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम किसी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या बनता है, कैसे पता चलेगा। देखिए वो हमें पता चलता है इनके E0 की वैल्यूज को कंपेयर करके। देखिए आप यहां पर इसको क्या कर लेंगे, सॉरी, देखिए इफ
the value of E naught at cathode is less than 0.83, then substance will reduced, ठीक है। और अगर नहीं है then if not then H2 is obtained, ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, और इसमें सेकंड है इफ द वैल्यू ऑफ E naught at anode is less than 1.23, then it will oxidize. If not, then O2 is obtained, ठीक है भाई। ये दो रूल आपको याद रखने हैं। -0.83 से कंपेयर करना है, अगर उससे वैल्यू कम आती है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और अगर ज़्यादा आती है तो रिड्यूस नहीं होगा। माइनस में ज़्यादा वैल्यू है तो, ठीक है, माइनस में ज़्यादा वैल्यू है तो रिड्यूस्ड नहीं होगा, और माइनस में कम वैल्यू है तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन तो सिर्फ इसलिए है कि रिडक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हम करते हैं फॉर एग्जांपल हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, तो क्या बनेगा ये Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। तो एट कैथोड पर आपकी दो रिएक्शन पॉसिबल हैं, कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक Na के लिए। तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होंगी, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या देगा Na, और उसमें E नोट की वैल्यू कितनी आएगी, E नोट की वैल्यू आएगी माइनस, देखिए आपकी बुक में E नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा दे रखी होगी यहाँ पर, अगर आपके पास बुक है तो उसमें पता चल जाएगा। E नोट की वैल्यू 2.87 समथिंग है, इतना मान लो, और H2O प्लस इलेक्ट्रॉन इट विल गिव हाफ H2 प्लस हाफ H2, या इसको से कर लो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव H2 प्लस 2 OH नेगेटिव, और E नोट की वैल्यू क्या है -0.83। अब देखिए ये वाली ज़्यादा वैल्यू है और ये वाली कम है, तो ज़्यादा वैल्यू के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगी, नोट दिस, ठीक है। मैंने ये बात लिखी है कि भाई अगर -8.3 से कम है लेकिन ये -8.3 से ज़्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये रफ वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू अभी बता देते हैं 2.71 है, थोड़ी सी फालतू हो गई। अब देखिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये कम है, तो कौन हमें मिलेगा, हाइड्रोजन हमें मिलेगी, ये हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम कैथोड की बात करते हैं। एट कैथोड क्या होगा, सॉरी एट एनोड क्या मिलेगा भाई हमें, दो चीज़ें हैं, दो रिएक्शन होगी, एक तो Cl नेगेटिव की वजह से होगी और एक वाटर की वजह से होगी। तो Cl नेगेटिव इट विल गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर E नोट की वैल्यू कितनी आएगी -1.36, और ठीक है।
और एक मिलेगी हमें H2O, 2H2O या H2O, इट विल गिव O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये नोट की वैल्यू कितनी मिलेगी 1.23। तो ये वाली ज़्यादा है तो हमें ये मिलना चाहिए था, बट दिस विल नॉट ऑब्टेन, दिस विल बी ऑब्टेन बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। देखिए Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से पोटेंशियल ओवर हो जाएगा, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक पोटेंशियल मिलता है, ज़्यादा पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Cu मिल जाएगा। और हमारी रिएक्शन क्या बनती है, हमारी रिएक्शन ये बनेगी कि भाई NaCl का अगर हम क्या करेंगे NaCl प्लस 2H2O इट विल गिव, ये रिएक्शन हमारी नहीं होगी तो क्या बनेगा 2NaCl, तो क्या बनेगा 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। Cl2 हमें मिलती है एनोड पर और ये मिलती है हमें कैथोड पर। तो ये हमें इसके प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस के, ठीक है भाई। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के भी आपको 3-4 एग्जाम्पल कर लेने हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 में से हमने 2 पूरे कर लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। अब हमारा सिर्फ रहता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस वाला पार्ट रहता है, दैट इज द लास्ट पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट और होते हैं इसके अंदर, वो जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। कौन कौन से, एक सेल्स और एक कोरोजन, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। थैंक यू।